मोस्ट वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम जो 10th की फिजिक्स की जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसका आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। और जैसा कि हमें लास्ट जो पार्ट किया था उसमें हम कहाँ तक कर चुके थे। हम इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ द लेंसेज एंड यूजेज ऑफ बोथ द लेंसेज हम कर चुके थे। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तक हम कर चुके थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे लेना है कि मतलब किस साइड हमें पॉजिटिव लेना है, किस साइड हमें नेगेटिव लेना है। तो इन दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत में हम देखेंगे कि जो द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। जो ये जो मिरर का जो पोल है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान के चलेंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा। साइन कन्वेंशन में हम पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। और द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। और इसके बाद द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो अब साइन कन्वेंशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा साइन कन्वेंशन। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो आपका जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड ही रखना है हमेशा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड ही लेके चलते हैं। ये आपका मिरर हो गया, ये एम फॉर मिरर, ये इसकी लेफ्ट साइड होगी और ये इसकी राइट साइड होगी। हम मिरर को ऑलवेज लेफ्ट साइड ले, हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड मान के चलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जिस साइड ऑब्जेक्ट हुआ उसी साइड से आपकी लाइट आएगी, तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइड से लाइट आएगी तो ही इमेज फॉर्मेशन होगी। तो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो लाइट है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में प्लेस होगा और जो आपकी जो लाइट रे आएगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही आएगी। साइन कन्वेंशन में ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें लेफ्ट साइड रखना है ऑलवेज, और जो लाइट रे है वो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएगी। ऑल द डिस्टेंसेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम पोल से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो हम पोल से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स पोल। जो पोल से जो राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पोल से जो अगर पोल से हम राइट साइड की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और पोल से अगर हम लेफ्ट साइड को डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी, टेकन एज नेगेटिव। जो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी उसको नेगेटिव लेंगे और पोल के राइट साइड की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। अब जो अगला जो पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स, अगर पोल से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? पॉजिटिव मतलब साइड में, तो डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये हमारा पोल है, पोल से राइट साइड के जो डिस्टेंस को हम लेंगे पॉजिटिव,
पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव, पोल से ऊपर की साइड की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और पोल से जो नीचे की साइड की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे नेगेटिव। ये हमारा बेसिकली साइन कन्वेंशन था मिरर्स के लिए। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे हम। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f। अब यहाँ पे u क्या है, v क्या है और f क्या है, इसको हम समझेंगे। u होता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। u होता है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, या फिर इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ये अगर ये हमारा पोल है, एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैं आपको, ये पोल है और ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पोल से लेफ्ट साइड की तरफ मेरे को डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, तो इसलिए ये u की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और जो v है, v होता है आपका द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, या फिर इमेज डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये आपका जो पोल है और ये यहाँ पे आपकी इमेज है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपकी इमेज है। तो यहाँ से लेके जो पोल तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे v, मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस v। और जो f होता है, f होता है फोकल लेंथ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। ये आपका जो फोकस पॉइंट था, फोकस पॉइंट से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम f, v और u। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अगर आपको u दिया हो, v दिया हो, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि उस मिरर की फोकल लेंथ क्या थी। अगर आपको u दिया है, f दिया है, तो आप इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि पोल से कितनी दूर जाके इमेज बनेगी। अगर आपको इमेज की डिस्टेंस दी है और फोकल लेंथ दी है, तो आप ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर रखा गया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड दिखा जाता है, और पोल के लेफ्ट साइड की साइड जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन में बताया कि पोल से हम लेफ्ट साइड अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। एक्चुअली मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, मतलब ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्निफाइड है, मतलब कितनी बड़ी है, इसको बताता है मैग्निफिकेशन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट 4 फीट थी, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 4 फीट थी और आपकी जो इमेज है वो 8 फीट की बनी, मतलब ऑब्जेक्ट से डबल हो गई। ऑब्जेक्ट की हाइट 4 फीट थी, इमेज की हाइट 8 फीट हो गई, मीन्स ऑब्जेक्ट से डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो हो गया 2 टाइम्स, मैग्निफिकेशन हो गया 2, मीन्स 2 टाइम्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है इमेज। इमेज है, इमेज साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम ग्रेटर देन, 2 टाइम लार्जर या फिर 2 टाइम ग्रेटर देन द हाइट ऑफ या फिर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट 4 फीट थी और आपकी इमेज की हाइट 2 फीट बनी, मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ हो गई इमेज की हाइट, तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। तो कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो ही मैग्निफिकेशन होता है। इट इज द enlargement of the image from the spherical mirror relative to the size of object, कि ऑब्जेक्ट की साइज के कंपेयर में
जो इमेज की साइज है वो कितनी लार्ज बनी है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एच डैश, इमेज की हाइट को एच डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन में एच, ये है मैग्निफिकेशन। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो कृपया मुझे मैसेज कर दें। एच डैश अपॉन में एच मैग्निफिकेशन। अब चलते हैं एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का, उसके जो सेकंड जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो है माइनस का v अपॉन में u, एच डैश अपॉन में एच की जो वैल्यू है वो आती है माइनस का v अपॉन में u पे इक्वल। ये आपके सिलेबस में प्रूफ है नहीं, आप ट्वेल्थ क्लास में देखोगे, या फिर जो हमारे जो 12th की जो वीडियो लेक्चर सीरीज आने वाली है उसमें हम इसको प्रूफ करेंगे, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। बाकी बेसिकली ये तो आपको याद रखना है, आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ नहीं है अभी। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो related to the object distance u and the image distance v. It can be expressed as, जो मैग्निफिकेशन है वो होता है h डैश अपॉन में h, जो कि मैग्निफिकेशन एक फॉर्मूला और है वो है माइनस का v अपॉन में u मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसका अगर मैं माइनस ले लूं तो वो मैग्निफिकेशन ही आएगा। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हाइट है वो पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड रखते हैं। द हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज है वो हमने पीछे इमेज फॉर्मेशन में देखा था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि जो वर्चुअल इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड बनती है, तो जो वर्चुअल इमेज की जो हाइट आती है वो पॉजिटिव आती है, और जो रियल इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी। हमने कल ये चीज देखी थी कि जो रियल इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो डिस्टेंस है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो जो रियल इमेज है वो उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव में आएगी, और जो वर्चुअल इमेज है उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव में आएगी। ए नेगेटिव साइन in the value of magnification indicates that the image is real, the image is real। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है इसका मतलब हो गया कि जो आपकी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। अगर आपका पॉजिटिव साइन, अगर मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हो गया कि जो आपकी जो इमेज है, ए पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल, कि अगर आपका जो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हो गया कि जो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है। तो आप जस्ट मैग्निफिकेशन के साइन को देख के बता सकते हैं कि जो आपकी जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल। रियल के लिए जो आपका मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आएगा, और वर्चुअल के लिए जो आपका मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आता है। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म होता है, और अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में अगर हमने देखा, रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहां से लाइट आई, वो टकराई इस ऑब्जेक्ट के साथ और वापस बाउंस बैक हो गई। लेकिन ये तो था रिफ्लेक्शन का केस, और हालांकि रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें ये ओपेक ऑब्जेक्ट था, ओपेक ऑब्जेक्ट होता था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, इसमें रिफ्लेक्शन में।
रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, जो यहाँ से जो लाइट आएगी वो इसके अंदर से पास हो जाएगी, ये वापस बाउंस बैक नहीं होगी, ये इसके अंदर से पास हो जाएगी। यही डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर दोबारा, और रिफ्रैक्शन के अंदर उस दूसरे मीडियम में से लाइट ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब मीडियम चेंज होता है रिफ्रैक्शन में, और रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम चेंज नहीं होता। इसमें देखो, अगर ये इधर एयर थी और इसमें मान के चलो कि कुछ वॉल थी, दीवार थी, क्योंकि दीवार ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो लाइट है ये लाइट रे थी, तो लाइट रे टकराने के बाद वापस एयर में ही आ गई, ये गई टकराई और वापस एयर में ही आ गई, मतलब मीडियम चेंज नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद मीडियम चेंज नहीं हुआ। अगर रिफ्लेक्शन में लो, अगर ये आपका एयर था और ये आपका ग्लास था और ये वापस एयर थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियम चेंज हो रहा है। पहले तो जो लाइट थी वो आपकी एयर में थी, उसके बाद आपकी लाइट ग्लास में आई और फिर वापस एयर में आई। जहां पे लाइट का जो मीडियम चेंज हो रहा है वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, और जहां मीडियम चेंज नहीं हो रहा वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Light seems to travel along straight line paths in a transparent medium. Light does not, ये मैंने बताया था rectilinear propagation of light, मतलब light always travels in a straight path. Light does not travel in same direction in all medium. It appears that traveling opaquely from one medium to another medium, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomena is called refraction of light. जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, अगर लाइट एक ही मीडियम में हुई तो वो स्ट्रेट पाथ में जाएगी। अगर लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया तो वहां पे वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक तो ये ऊपर जो मीडियम था जिसको मीडियम 1 लिखा हुआ है, और एक नीचे मीडियम था मीडियम 2। जो ब्लू कलर में है ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो लाइट रे आई वो इस डायरेक्शन में थी, लाइट रे की डायरेक्शन ये वाली थी, तो ये आगे जाके ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, थोड़ी सी बेंड हो गई। जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो लाइट अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। अगर लाइट का मीडियम चेंज नहीं होता तो वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, जब तक बीच में कोई ऑब्स्टेकल या फिर बीच में कोई रुकावट नहीं आए तब तक। अब ये डायरेक्शन चेंज किस साइड होगी ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ये बाउंड्री थी और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अगर डेंसर मीडियम में, रेरर मीडियम से, रेरर मतलब जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो रेरर मीडियम हो गया, और डेंसर मतलब जिसमें पार्टिकल पास पास हैं वो डेंसर मीडियम हो गया। अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर लाइट आ रही है तो लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेरर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, वो हम आगे देख लेंगे। Refraction is varied in different media such as kerosene, transparent plastic, slab, etc. As you can see. Bottom of tank or pond containing water appear to be raised. जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई टैंक है या फिर कोई पॉन्ड है, उसका जो नीचे का जो सरफेस है, अगर उसको आप पानी में से देखोगे तो वो नीचे का जो सरफेस है वो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि ये आपने जो सेकंड जो व्हेन ए
thick glass slab is placed over a painted matter, the letters appear raised। जैसा कि आपने ऐसा देखा होगा कि कोई नोटबुक पे या फिर बुक पे या फिर टेबल पे कुछ अक्षर वगैरह लिखे हुए हैं या फिर कुछ पेंटिंग वगैरह की है, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे तो ये आपको जो अक्षर है वो ऊपर उठे हुए से दिखेंगे, थोड़े से साइड में दिखेंगे, जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़े साइड में दिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। A pencil partially immersed in water in a glass tumblers tumblers appear to be displaced in the interference of air and water। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल पेंसिल को मैं वाटर के अंदर डिप कर दूं, हाफ हाफ डिप कर दूं, हाफ इमर्ज कर दूं, मतलब आधा डुबो दूं, तो आपको लगेगा कि ये पेंसिल बीच में से टूटी हुई है, बीच में से मुड़ी हुई है, इस तरीके का आपको अपीयर होगा। ठीक है, और जैसा कि ये अगला जो लेमन का है, अगर लेमन को आप वाटर गिलास में मतलब पानी के गिलास में रखोगे तो आपको जो लेमन जो साइज है वो आपको बड़ी दिखेगी एक्चुअल साइज से। ठीक है, तो ये लेमन का एग्जांपल था। अब इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है, जो एक्टिविटी वगैरह, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसा कि आपने 5 का सिक्का डाल दिया पानी के अंदर तो वो आपको पानी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। हाँ, ये थोड़ा आप देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि लाइट कहाँ से आएगी तब किस साइड मूव करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो वाला। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक तो एयर का मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। अब हमें पता है कि जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, और जो ग्लास ग्लास मतलब कांच, जो ग्लास के जो पार्टिकल है वो पास पास होते हैं। ग्लास में पार्टिकल्स पास पास होते हैं और इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। मीन्स एयर हो गया हमारा रेयर मीडियम। रेयर मीडियम स्पेलिंग थोड़ा सा देख चेक कर लेना, रेयर मीडियम। और ये ग्लास हो गया हमारा डेंसर मीडियम, और ये फिर वापस एयर आ गई तो ये हो गया रेयर मीडियम। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट आई यहां से, ई एफ, ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहाँ पे नॉर्मल था ये, तो ये आगे जो डॉट डॉट कर रखा है ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है तो थोड़ा सा टुवार्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ये झुक गई, और फिर यहाँ पे तो ये एयर का और ग्लास का मीडियम चेंज हुआ, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। और जब ये डेंसर मीडियम के अंदर घुस गई, डेंसर मीडियम के अंदर घुस गई, अब डेंसर मीडियम से बाहर निकल रही है तो मतलब डेंसर से अब आएगी, अब डेंसर से आएगी रेयर में, अब डेंसर से आएगी रेयर में। तो ये यहाँ पे आई तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जो एक्चुअल में जो एयर में से जो लाइट आ रही थी उसके एकदम पैरेलल हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी, उसके बराबर बराबर चलेगी फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी जो लाइट है, अगर आपको नहीं दिखा हो तो आप देख लीजिएगा, अगर आपकी जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल थोड़ी झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी चली जाएगी। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगी नॉर्मल से, और जो रेयर मीडियम में पहले आ रही थी लाइट उसके बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलेगी, फिर उसके बराबर बराबर चलेगी। ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसका पाथ क्या होगा। आप थ्योरी थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें, थ्योरी थोड़ी सी एक्चुअल में थोड़ी ज्यादा ही लिखी हुई है। अब आते हैं हम
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। जैसे हमने दो लॉज पढ़ी थी किसमें, रिफ्लेक्शन में, और ऐसे सेम दो लॉज हमारी रिफ्लेक्शन में है। दो दो ही उसमें थी रिफ्लेक्शन में और दो ही इसमें है। तो दो कौन कौन सी है वो देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे तो ये हो गई जो रे आई, ये यहां तक तो इंसिडेंट रे हो गई। फिर ये रिफ्लेक्टेड बन गई, ये यहां तक पहले मीडियम, ये इस पॉइंट के लिए, ओ पॉइंट के लिए, ओ डैश के लिए ये इंसिडेंट हो गई, और ये फिर रिफ्लेक्टेड हो गई। रिफ्लेक्टेड मतलब जो मीडियम चेंज कर गया, जहां से मीडियम चेंज हो गया वहां से फिर रिफ्लेक्टेड बन गई, और जहां तक मीडियम चेंज नहीं हुआ था वहां तक इंसिडेंट रे थी वो। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane। Similarly, the incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane। This is the first law of reflection। ये सिमिलर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब आते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें पहले मैं बताता हूँ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा। ये आपकी कोई रे आई, यहाँ पे टकराई, और ये यहाँ पे आपका नॉर्मल था, सेम वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जैसा ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस के जैसा ही। तो ये आपकी इंसिडेंट रे थी, तो ये एंगल आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये यहां तक तो आपकी इंसिडेंट रे थी। अब यहां से ये रे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसका मीडियम चेंज हो गया। अब ये टुवार्ड्स नॉर्मल थोड़ी झुक जाएगी। ये हालांकि जाने तो चाहिए थी सीधी ऐसे, जहां से मैंने डॉट डॉट किया है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी क्योंकि इसका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है इसलिए। और ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो अब इसमें जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन, साइन वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, साइन थीटा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर, इनका जो रेशियो है इज ए कांस्टेंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, कोई भी एक कलर की जो लाइट है उसके लिए कांस्टेंट होगा। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। पेयर ऑफ मीडिया, दिस जो ये लो है साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस लो को बोलते हैं स्नेल्स लो। कौन सी लो, स्नेल्स लो। ठीक है, और ये जो एंगल आई की अगर वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री होगी उसी में वैलिड होगा। अगर हम 0 से 90 से ऊपर ले लिया, ठीक है, तो वहां पे वैलिड नहीं होगा। पहली बात तो एंगल आई की वैल्यू 90 से ऊपर हो नहीं सकती। ठीक है, अगर हम ऐसे ले लें कि ये इधर ले लिया और ये इधर से आया और इधर वापस चला गया, तो इसका मीडियम चेंज होगा ही नहीं, ये डेंसर से डेंसर में रह गया। ठीक है, तो मतलब जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की दो लॉ कौन 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 सी है। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये है लॉ ऑफ, सॉरी स्नेल्स लॉ, ये है स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट की जो ये कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये कांस्टेंट जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जो आया, जो अपना पीछे जो कांस्टेंट आया
रिफ्रैक्टिव कांस्टेंट कांस्टेंट इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। n से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए पेयर ऑफ मीडिया, कि जो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो दो पेयर बने थे अपने मीडियम 1 और मीडियम 2, इनमें जो लाइट का जो स्पीड है उनका रेशियो ही है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हम आगे देखेंगे कि जो दो मीडियम हो गए हमारे पास, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, उनका रेशियो ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये लाइन ये कहना चाह रहा है। इट इज यूज्ड टू मेजर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे अकरिंग इन द टू मीडिया। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि सबसे फास्टेस्ट है। लाइट की स्पीड हाईएस्ट वैक्यूम में ही होती है। इन एयर देयर इज ओनली मार्जिनल डिक्रीज, जो हवा में थोड़ा सा कम होती है, इसकी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है ये जो स्पीड है। और ग्लास और वाटर में तुलना तो थोड़ा और कम हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंसिडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू इनटू मीडियम 2। जो मीडियम 1 है उससे लाइट आ रही है मीडियम 2 में, ये हमने मान लिया। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो जो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मींस मीडियम, इसने बोला है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम लिखेंगे n21। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और जो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, n21 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 इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और जो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अंडरस्टूड। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक यही है, इसकी का थोड़ा सा बच रहा है अभी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय n12। जैसा कि हमने n21 को बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसी प्रकार से हम n12 को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। और इसकी जो वैल्यू है वो होगी v2 अपॉन में v1, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर हम दो मीडियम ले, एक तो दो मीडियम तो हमें लेना ही पड़ेंगे, एक तो मीडियम 1 एक मीडियम 2। अगर मैं मीडियम 1 की जगह वैक्यूम ले लूं, तो जो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे c से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम पिछली स्लाइड में देख के आए थे। और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो उसको हम सीधा ऐसे लिखते हैं nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसमें विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिखते। जनरली हम ऐसा लिखते हैं nm, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आप इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको लिखोगे आप nm इजिकल्स टू
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो यहाँ पे जो एयर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एकदम, अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो यहाँ पे आप वैक्यूम लिख लीजिएगा, क्योंकि वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए हम कई बार एयर भी लिख देते हैं, कई बार वैक्यूम भी लिख देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो मीनिंग रहेगा वो आपके लिए वैक्यूम ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप लिखने में तो एयर भी लिख सकते हैं, लेकिन वैक्यूम ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो मतलब अगर आप जो एक मीडियम, अगर आप वैक्यूम ले रहे हैं या फिर आप एयर भी ले सकते हैं, अगर आप एक क्योंकि एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो अगर आप एक मीडियम एयर ले रहे हैं या फिर वैक्यूम ले रहे हैं और दूसरा कुछ मीडियम ले रहे हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन एम से लिख देंगे। एम मीन्स जो मटेरियल हमने लिया है, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लिखते हैं सी से, अपॉन में वी हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ कुछ जो मटेरियल है, जो मटेरियल मीडियम है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। जो एयर है, जो वैक्यूम है, वैक्यूम 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 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, क्योंकि सी अपॉन में सी आएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी होती है अपॉन में मीडियम, दूसरा मीडियम भी अगर सी हुआ तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और जो एयर है उसका होता है 1.0003, तो ये 1 और ये 1.00003 ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। 1 और 1.0003 ऑलमोस्ट इक्वल है। इसलिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि आप वहां पे एयर भी लिख सकते हैं और वैक्यूम भी लिख सकते हैं। वैक्यूम ज्यादा करेक्ट रहेगा एज कंपेयर टू एयर। और जो आइस है, आइस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36। ये कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हुए, आपको इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में पहली बात तो ऐसे कोई डायरेक्ट पूछेगा नहीं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल लिखो। ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता भी है तो उसमें आपको ये वैल्यू दी हुई मिलेगी, तो इसको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप बस जस्ट एक बार आंख में से निकालो और छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ये मैं आपको पहले ही तो बता चुका कि जब अगर आपका मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम रेयरर है, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम के अंदर लाइट आएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज हुआ उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर हुआ, कम हुआ, उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं। अभी ये आगे हम लेंस पे, लेंस क्या होते हैं? लेंस बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें दो सरफेसेस होते हैं, और वो सरफेसेस कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। ठीक है। मतलब इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, वो हो सकता है ऐसे हो, वो हो सकता है कि ऐसे हो, मतलब मीन्स ऐसे हो। ठीक है। वो अब आपका उसका उसका लेंस का नाम चेंज हो जाएगा। एक तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपके दोनों स्फेरिकल ऐसे हुए, दोनों स्फेरिकल सरफेस ऐसे हुए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, तो वो आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों अपोजिट हुए ऐसे तो वो आपका बन जाएगा कॉनकेव लेंस। और ये लेंस आपके सिलेबस में है नहीं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ये आपके सिलेबस में नहीं है।
तो आपके सिलेबस में दो ही लेंस हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। अब इसके बाद a lens with two spherical surfaces bulging outwards is called convex lens। ऐसा लेंस जो बाहर की तरफ जिसका पेट निकला हुआ है ऐसा, उस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है। इट इज थिकर एट द मिडल, जो बीच से थोड़ा मोटा होगा। एज कंपेयर टू एज, मतलब जो उसके जो किनारे हैं, किनारे से ज्यादा बीच में से मोटा होगा, बीच में ज्यादा मोटा होगा, किनारे पे थोड़ा पतला होगा। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। Such lenses converge light ray, so it is also called converging lens। ऐसे लेंस क्या काम करते हैं, लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं। जो लाइट रे आ रही है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ये लाइट रे आई, इसको फोकस पे कन्वर्ज कर दिया। ये जो लाइट आई इसको ये फोकस पे कर दिया। ये जो लाइट आई इसको फोकस पे, ऐसे मतलब जो भी पैरेलल रे आएगी उसको सबको फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ए कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। जो कर्व्ड सरफेस है वो अंदर की साइड होगा, और ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। ये एज से थोड़ा मोटा होगा और बीच से थोड़ा पतला होगा, ठीक है। और ये क्या काम करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को फैला देता है, दूर कर देता है, ये मिलने नहीं देता लाइट को, ठीक है। इसलिए ये इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब दूर दूर कर देता है, लाइट को दूर दूर कर देगा, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो मीन्स जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है और कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देता है। इसमें भी जो आपका जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जैसा कि हमने उसमें देखा था मिरर में। तो इसमें यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो फोकस पॉइंट होंगे, ठीक है। वो दो क्यों होंगे, अगर आप इस सरफेस की बात करें तो हो सकता है कि ये आगे बढ़ के ऐसा बना हो, तो इसका सेंटर तो होगा ये इस साइड, और जो ये वाला है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसका हो सकता है कि ये ऐसे करके बना हो इधर से, तो इसका जो सेंटर है वो इधर होगा। तो इसमें दो सेंटर होंगे और दो फोकस पॉइंट होंगे, ठीक है। और जहां पे जिस साइड जो पैरेलल रे आके फोकस पे मिल रही है, उस फोकस को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ये जो रे आई और ये जो रे आके इस फोकस पे मिल रही है, F2 पे मिल रही है, तो F2 यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होगा। और इसमें ये रे डाइवर्ज हो रही है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ मिलाऊं तो पीछे की तरफ ये F1 पे मिलेगी, तो F1 इसमें प्रिंसिपल फोकस होगा। तो इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, सॉरी दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, जिसमें से एक प्रिंसिपल फोकस होगा और एक नॉन प्रिंसिपल फोकस होगा। एक होता है ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से हम मिरर के जो मिड पॉइंट था
उसको हम P से पोल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसी प्रकार से जो लेंस होता है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो आपका मिरर होगा, सॉरी जो आपका जो लेंस होगा, जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, जिस प्रकार हम मिरर में पोल बोल रहे थे। अब आगे आते हैं, एक होता है अपेर्चर। अपेर्चर एक्चुअल होती है हाइट ऑफ दी लेंस। ये आपका जो लेंस था इसकी हाइट कितनी है, इसको हम बोलते हैं अपेर्चर। ए रे ऑफ लाइट through the optical center of the lens passes without any deviation। अगर बिना डेविएट होके, बिना कन्वर्ज या फिर बिना डाइवर्ज होके लाइट पास हो रही है, तो उसकी जो बीच की दूरी को हम बोलते हैं अपेर्चर। तो अगर यहाँ से जो लाइट आएगी तो वो सीधी सीधी निकल जाएगी, यहाँ से आएगी वो सीधी सीधी निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से आएगी वो थोड़ा सा फोकस की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, मीन्स डेविएट हो जाएगी। तो इससे ऊपर की यहाँ वाले डेविएट नहीं होगी, तो मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं अपेर्चर। मोस्ट सिंपल मैं आपको बताऊं, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो हाइट ऑफ लेंस होगी उसको हम अपेर्चर बोलते हैं। जैसे कि जो सेकंड जो केस है इसमें ये हाइट इसकी, ये हाइट है इसकी, इसको ही हम अपेर्चर बोलते हैं। अब इसके बाद ये वही कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस आपने ऐसा किया होगा कि लेंस लिया और उसको सनरेज में रखा, आपने सन की लाइट में रखा और नीचे को पेपर रखा और पेपर को आपने जलाने की कोशिश की हो। थोड़ी देर बाद इस पेपर में से धुआं निकलने लग जाएगा और इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, ऐसा ही इसमें होता है कि ये हमने कोई लेंस लिया हाथ में, ये यहाँ पेपर रखा और इसको जलाने की कोशिश की और थोड़ी देर में जल जाएगा, क्योंकि लाइट सारी कन्वर्ज हो रही है। जो लाइट रे आ रही थी वो ए से मिल रही है आके, ठीक है, उसको फोकस पे ही रखना पड़ेगा आपको। जो पेपर है उसको अगर आप फोकस पे रख दोगे, अगर इस मिरर का, इस लेंस का फोकस ये है, अगर आप इस फोकस पे आप पेपर को रख दोगे, यहाँ पे पेपर रख दिया, तो ये थोड़ी देर बाद जल उठेगा, क्योंकि जो इतनी लाइट रे आ रही है उनके पास, सबके पास एनर्जी है और वो एनर्जी एक जगह जाएगी, तो ये पेपर जल उठेगा। ये मैंने बताई दिया आपको प्रिंसिपल फोकस, जहां पे जो पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जहां जाके जिस फोकस पे जाके मिलेगी उस फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऐसा ही ये इसके लिए होगा कि ये पैरेलल रे आई, ये इधर चली गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन जब मैं इसको पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो ये यहाँ पे फोकस पे मिलेगी। तो इसमें जो कॉनकेव जो लेंस है उसमें जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है इसमें प्रिंसिपल फोकस राइट साइड होता है। अब इसके बाद आगे का जो ये आगे का जो है इमेज फॉर्मेशन बची है और अपनी, और ये चार जो नियम है ये बचे हैं, रे कहाँ से पास होगी ये हम करेंगे कल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।